सीए फाउंडेशन में क्यूए एग्जाम के लिए बच्चों के लिए इस तरह की कई स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं कि किस प्रकार से हम एग्जाम को पास करते हैं। और उसमें कुछ वही रटी रटाई बातें होती हैं कि यार आप जो है जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको ज्यादा फोकस करो, 20 नंबर का एलआर पढ़ लो, आप जो है 10 नंबर का सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन पढ़ लो, आप 14 नंबर का फाइनेंस कर लो, थ्योरी वाले चैप्टर कर लो, पास आप इनसे हो जाओगे, 40 आपके आ जाएंगे। लेकिन हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें सिर्फ पास नहीं होना है, पास हम हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य है कि हम 90, 95, 99, 100 तक हम लोग पहुंच पाए। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो बेटा आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं यहां पे बना रहा हूं। और पास्ट में मेरे जिन स्टूडेंट्स ने 90, 95, 99 स्कोर किया है, 100 स्कोर किया है, उनकी बात बेटा मैं यहां पर करूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी थी। मैं खुद भी अगर एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट होता तो मैं किस प्रकार से अपनी तैयारी करता, आखिरी के 1.5 महीने में मैं किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करता जिससे कि मैं अपने स्कोर को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा पाता। कुछ छोटी छोटी सी बातें जिनके ऊपर फोकस करेंगे, हमारे टॉपर्स ने पास्ट में किस प्रकार से अच्छा अचीव किया है और किस प्रकार से बेटा आप भी उनके ही कदम चिन्हों पर आप चल के आप अपने स्कोर को भी बढ़िया कर सकें। देखिए सबसे पहली जो चीज आती है बेटा वो क्या है? एक्यूरेसी फर्स्ट एंड स्पीड लेटर। ये जो बच्चे हुआ करते थे, ये शुरुआत के जो 1.5 से 2 महीने का टाइम होता था, 2.5 से 3 महीने का टाइम होता था, वो पूरा टाइम ये लोग इन्वेस्ट किया करते थे अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। और आखिरी का जो 1 से 1.5 महीने का टाइम हुआ करता था ना बेटा, वो पूरा कंप्लीट टाइम ये लोग फोकस करते थे अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर बनाने पर। ये आखिरी के 1 से 1.5 महीने के टाइम को लगाया करते थे। शुरुआत में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आएगी तो भैया आप लोगों को एक्यूरेसी मिलेगी। आंसर निकलना और आंसर सही निकलना ज्यादा जरूरी है। अब टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार आंसर सही निकालना अगर हम सीख जाएं, वो प्रक्रिया वो प्रोसीजर अगर हम सीख जाएं, तो उसके बाद प्रैक्टिस कर करके स्पीड को इंप्रूव किया जा सकता है। स्पीड इंप्रूव करने का तरीका यही है कि आप उसको बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस कर दो कि आपको उसकी आदत पड़ जाए। अब तो स्पीड हमारी अपने आप ही बन जाया करती है। जैसे शुरू शुरू के दिनों में हमसे कैलकुलेटर पे स्क्वायर, क्यूब ये सब भी नहीं निकला करता था, बट बाद में हम लॉग एंटीलॉग एकदम फटाफट से कैलकुलेटर के बटन दबा के हम लोग अपने आंसर निकाला करते हैं ना। तो स्पीड जो है वो टाइम के साथ बेटा क्या है, वो बड़ी है। सो इन बच्चों ने शुरुआती समय पे पूरा फोकस किया कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने पे और सही आंसर्स निकालने पे, क्योंकि वो निकलना जरूरी है भाई। अगर कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग हो, सही आंसर अगर आपके निकलते हो, तो एग्जाम में बच्चा बड़े इजीली 60 से 70 क्वेश्चन बना ही लेता है। 2 घंटे के टाइम में वो ज्यादा नहीं बना पाता, 60 से 70 फिर भी वो बना लेता है, बच्चा पास हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद आपको 75, 80, 95 तक पहुंचने के लिए बेटा आपकी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और वो स्पीड ज्यादा तब होती है जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आखिरी से 1 महीने का जो टाइम है ना बेटा, वो प्रैक्टिस पे इन लोगों ने यहां पर फोकस किया। शुरू में कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्ट्रांग रखा। दूसरा आता है कि इन्होंने सॉल्व किया आईसीआई के एवरी सोर्स को। अब उसमें देख सकते हैं आपका जो आईसीआई का जो मॉड्यूल आता है उसके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेटा इन लोगों ने यहां पर बनाए हैं जी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन्होंने यहां पे बनाए हैं। इन्होंने जो है पास्ट के जितने भी आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, 5 से 6 अटेम्प्ट के, 5 से 6 साल के जो 10-12 अटेम्प्ट रहे होंगे, उनके सभी आरटीपी एमटीपीज भी इन बच्चों ने बनाए हैं। ये कार्य किया है भाई। हम कह रहे हैं ना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, तो आईसीआई क्या क्या चीजें दे सकता है वो इन्होंने अपने आरटीपी एमटीपी में सब इन्होंने डाल रखा होता है यार। हालांकि देखो मोस्टली जो एमटीपी इनके सेम होते हैं, बट हर एमटीपी में आपको 8-10 क्वेश्चन आपको एकदम डिफरेंट टाइप के आपको मिल जाया करते हैं। और इन बच्चों ने उनको जब बनाया है तो भैया वो डिफरेंट वैरायटी भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की प्रैक्टिस बेटा अच्छी यहां पर हुई है यार। सो आईसीआई का जो हर सोर्स है बेटा, आपका जो मॉड्यूल होता है उसकी सभी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप लोगों को बनानी चाहिए। हाँ, कुछ चैप्टर में एडिशनल को आप लोग छोड़ सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है। बट अगर टाइम है तो आप जरूर बनाएंगे बेटा। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या है सर? फोकस ऑन हाई रिटन चैप्टर्स। अब देखो ये बात तो देखो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप अपनी रिवीजन करना स्टार्ट करो, जब भी तैयारी आप करते हैं अपनी, तो जो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर होते हैं बेटा, उन्हें आप सबसे पहले किया करो। हाई वेटेज जो चैप्टर आपके होते हैं, फिर आपके जो लो वेटेज चैप्टर भी आपके हुआ करते हैं यार। अब जैसे आपको मालूम है फाइनेंस आपका 14 नंबर का चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन आपका 10 नंबर का चैप्टर है, आपका एलआर पूरा 20 नंबर का चैप्टर है, आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग की अगर बात करते हैं तो आपका लगभग 10 नंबर का चैप्टर है। तो ये 4-5
टॉपिक्स के ऊपर ही करके बेटा हमारे लगभग 60% की तैयारी हमारी हो जाती है। तो इनकी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से ज्यादा आते हैं। अब जैसे आपके चैप्टर है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस, ये सभी वो चैप्टर हैं जहां पर आपको हर चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आप अगर बोलोगे कि मैंने फाइनेंस पे मैंने 10 घंटे लगाए हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे मैंने 20 घंटे लगाए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि यार ये आपने थोड़ी सी गलत, ये काम आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है। आप फाइनेंस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाइए। हाँ, मतलब इसका ये मतलब ये नहीं कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बिल्कुल पढ़ो ही मत, आप इसके सब कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाओ, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है आप कवर कर पाओ, इतना टाइम आप इसको दीजिए। लेकिन हाथ धोकर आप एकदम इसके पीछे पड़ जाएं तो वो भी बेटा सही नहीं होगा। तो इसलिए जहां वेटेज ज्यादा है उस पे आपको ज्यादा टाइम देना है, जहां वेटेज कम है वहां पे अननेसेसरीली आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्योंकि जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज है, अब देखो इसमें देखने को मिलेंगे ना, तो आपको 11th में आपको आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, आपको जेई के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट वो सब नहीं करने। पीसी से, एसएस से बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बट वो आपको नहीं करने हैं। एग्जाम में पैटर्न को समझो, आपका अगर 4-5 क्वेश्चन अगर यहां से आपके बन रहे हैं, इक्वेशन से 4-5 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में कभी ना 4 में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट देते हैं, 3 बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मॉड्यूल लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर वही हम कह रहे हैं ना, आपने आईसीआई के जो सोर्सेज हैं इनको अच्छे से कर लिया तो कहीं ना कहीं वो 4-5 क्वेश्चन में 3-4 आप कर लेते हो, 1-2 अगर नहीं हो पाए तो इसमें इतना दुखी होने वाली बात नहीं होती है। आपका टारगेट 90 प्लस लाना है तो एक आध नंबर यहां से आपका कट सकता है, बाकी वो भी नहीं कटेगा, वो भी कभी कभी होता है यार, कभी कभी। तो इसलिए हाई वेटेज चैप्टर को पहले कीजिए, जो लो वेटेज वाले चैप्टर है उनको आप बाद में कीजिए। यहां टाइम ज्यादा दीजिए और वहां पर भी टाइम दीजिए, बट इतना टाइम दीजिए कि आप अपने मॉड्यूल को कवर कर पाओ, सभी कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझ पाओ। ठीक है, एग्जाम में भी जब आप जाएंगे तो वहां पर ना आप एक चीज देखिएगा, स्टैट्स वाला पार्ट ना हमारा जल्दी खत्म होता है, एलआर वाले पार्ट में सोचना पड़ता तो उसमें टाइम लगता है। मैथ्स वाला पार्ट आप एलआर के मुकाबले पहले आप कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स वगैरह भी अच्छी है बेटा, है ना। ऐसे ही दूसरा एक ना एरर की नोटबुक बेटा आप लोगों को बनानी चाहिए। ये बात मैंने क्लास में कितनी बार मैंने बोली हुई है कि जो ट्रिकी, जुगाड़, डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी होता है ना यार, उनको मार्क करो, उनको मार्क करो, उनको अपनी बुक के पीछे कहीं पे लिख लो, अलग एक सेपरेट रजिस्टर में बेटा आप उनको लिख लो। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बार बार भूल जाते हैं, उसको अलग से मार्क करो भाई, उसको नोट करो। क्यों? क्योंकि जिस ट्रिक वाले, जिस जुगाड़ वाले क्वेश्चन को आप बार बार भूल रहे हैं ना बेटा, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। 4 बार, 5 बार, 10 बार भी अगर रिवाइज करना पड़े तो करेंगे भाई, छूटना नहीं चाहिए, हमें आना चाहिए। याद करने का तरीका यही होता है कि किसी चीज को बार बार इतनी बार दोहरा दो कि उसको हम जीवन भर भूले ही ना यार। तो ये जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों में से कुछ बच्चों की आदत होती है कि ये अपनी सभी मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं नोट करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं ये नोट किया करते हैं। उनके मार्क्स कहां कट रहे हैं, उन मिस्टेक्स को भी बड़ा नोट करते ताकि उनके ऊपर काम किया जा सके। ठीक है, हम किस फॉर्मूले को बार बार भूल रहे हैं उसको नोट करो भाई, ताकि उसको बार बार रिवाइज किया जा सके। भाई आप जब वीकली रिवीजन अपनी करेंगे, सेम मिस्टेक बेटा आप लोग दोबारा नहीं करेंगे भाई। फिर अगर वीकली अगर आप रिवीजन करें, सेम मिस्टेक बार बार अगर कर रहे हैं तो यार वो तो मूर्खता है ना। फिर यार हमें अपनी मिस्टेक मालूम है कि यार ये चीज मैं भूल रहा हूं तो उसको मैं इतना पढ़ लूं कि उसको मैं दोबारा ना भूलूं। यार आपको ऐसे अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। आगे लाइफ में बहुत सारी सीए जर्नी में भी आपको बहुत सारी चीजें बेटा सीखनी पड़ेंगी। तो यार देखो अभी से ना आदत डालनी पड़ेगी, हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है बच्चे, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसे ही दूसरा क्या है, प्रैक्टिस लाइक इट्स द रियल एग्जाम। हम मॉक टेस्ट पेपर देते, पहली बात तो मॉक टेस्ट पेपर देते नहीं है, करेक्ट है। दूसरा, जब हम देते भी हैं ना तो उस सीरियसनेस का जो लेवल होता है ना, उस लेवल को हम पा ही नहीं पाते यार कभी भी। मतलब जब बोर्ड में बोर्ड कह रहा हूं यार, जब आप सीए के एग्जाम में जब आप जाते हैं तो वहां पर ना एक अलग ही घबराहट होती है भाई, है ना। और घर पे आराम से भैया सोफे में बैठ लेटे हुए, एक टांग इधर करके तब पेपर को लेट के आराम से सॉल्व कर रहे हैं। भाई टाइमर लगाओ, ये बोलो 2 घंटे में करना है, और 2 घंटे तक मैंने कितने कर लिए उसको मार्क करना है भाई। अगर आगे भी आपको सॉल्व पूरा पेपर करना तो कर लो, बट 2 घंटे तक आप कितने पेपर को सॉल्व कर पाए उसको आप अलग से देख लो भाई। बाद में इवैल्यूएशन उसकी करना कि आप 2 घंटे में कितना स्कोर कर पाए हो।
पूरा एकदम एग्जाम वाला फील आप लोगों को यहां घर पे आपको लेकर आना है भाई, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 10 फुल मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोग बनाएंगे तो समझ लो ना, एक पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10 मॉक टेस्ट पेपर में 1000 क्वेश्चन हो गए। 1000 क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो यार एग्जाम में तो मोस्टली तो रिपीट ही होते हुए दिखाई देते हैं ना क्वेश्चन यार। अब फाइनेंस जैसे क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, इंडेक्स नंबर है, यहां से आपको रिपीटिंग क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये आपका ये थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, रिपीटिंग क्वेश्चन है भाई। क्यूए का तो एग्जाम जो है हर 3-4 बार के पेपर को आप देखो, 3-4 अटेम्प्ट के पेपर को आप देखोगे तो आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिखाई दे जाएंगे यार। तो भाई लोग 10 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को बनाने हैं। कोशिश करो कि जैसे एग्जाम में जो ओएमआर शीट वगैरह आपको मिलती है ना, उस स्टाइल में भाई आप लोग जो है अपने पेपर को बनाओ यार, है ना। दूसरा एक नियम समझना, जैसे आपको क्या बोलते हैं 2 घंटे का टाइम बेटा आप लोगों को मिलता है किस चीज के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन के लिए बेटा आप लोगों को 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम बेटा आप लोगों को मिलता है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए बेटा आपको 120/100 1.2 मिनट का टाइम आप लोगों को मिल रहा है। 1.2 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट और साथ में 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकंड, 72 सेकंड का टाइम बेटा आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए मिलता है, तब जाके आप पूरे 100 क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। लेकिन अब होता क्या है, एग्जाम में हर क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं लगता। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में ही सॉल्व हो जाते हैं, 15 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहां पर ना एक रणनीति बेटा आप लोगों की होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि इजी है, आप 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन इजी है आप उसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाओ। जिस भी क्वेश्चन में ऐसा कोई फील आता है कि यार हमें तो इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, 3 मिनट लग सकते हैं, 4 मिनट लग सकते हैं, मुझे सोचना पड़ सकता है, सोचने वाले जितने क्वेश्चंस भी होते हैं उनको स्किप कर दिया करते हैं, मार्क कर देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम यही है कि आप 1 से 1.25 घंटे के आसपास में बेटा आप उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आते हैं, जल्दी आते हैं, जल्दी उनका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। देन जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहिए जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो टाइम टेकिंग है बट आंसर गारंटीड निकलेगा। फिर उसके बाद उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए जिन क्वेश्चन पे हमको सोचना पड़ेगा कि यार ये होगा कैसे। और हम एग्जाम में मिस्टेक क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो करने बैठते हैं कि यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, जरा मैं सोच लेता हूं पहले, तब बाकी तो बाद में हो ही जाएंगे। भाई यही मिस्टेक जो आप लोगों से होती है और हम 40 तक भी नहीं पहुंच पाते कई बार यार। तो ये काम देखिएगा कि भाई आप लोग जो है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो ये जो है ना कि मतलब ये एक एवरेज है भाई कि 1 मिनट 12 सेकंड की टाइम हर क्वेश्चन में लगना चाहिए, तब जाके 100 क्वेश्चन हो पाते हैं। बट आप ना 1 मिनट 12 सेकंड को ना ध्यान में रखा, आप ये सोचो कि 1 मिनट के अंदर कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लास्ट में टाइम बचेगा, गारंटीड बचेगा यार, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बेटा जो मुझे लगता है, जब भी एग्जाम में जाते हो ना, जब भी एग्जाम में जाते हो कभी भी 90 प्लस या 100 के टारगेट के साथ ना जाओ। टारगेट बना के कभी जाओ ही मत कि मुझे तो 90 लाना ही लाना है, 95 लाना ही लाना है। क्योंकि जब भी आप ये काम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपने ना एक एक्सपेक्टेशन खुद के लिए सेट कर दी है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां तक अगर मैं पहुंचाऊंगा तो मैं खुद को सफल मानूंगा और वहां तक अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। एग्जाम कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो डिफिकल्ट आ जाता है यार, अब वो डिफिकल्ट आ जाता है पेपर और आपसे शुरू के ही 10-15 क्वेश्चन नहीं हो पाते। वो शुरू के 10-15 क्वेश्चन जब हमसे नहीं हो पाते ना तो 90 की जो बात हमने सोच रखी थी वो तो सपना सपना ही रहेगा, फिर वो 90 से तो हम पहुंच ही नहीं पाए। अब बच्चा इस गम में वहां पर ना यार बैठ जाता है, आते हुए क्वेश्चन वो गलत करना शुरू कर देता है क्योंकि माइंड में ना फिर वही चीज चलती रहती है कि यार मुझसे तो अब 90 नहीं हो पा रहा। अब 90 ना हो पाने की वजह से बच्चा वहां पे 55-60 भी नहीं ला पाता, घिसीट घिसीट के वो हो सकता है 40-45 तक पहुंच जाए। बट जहां शुरुआती डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से वो अब 90 नहीं अचीव कर पा रहा, लेकिन वो अगर स्टेबल कंडीशन में अगर बच्चा रहता, खुद को संभाल पाता तो तब भी बड़े इजीली 75-80 तक जा सकता था। बट वो उस गम में डूब गया और उस गम में डूब जाने की वजह से वो बच्चा जो है वहां पे क्या है वो 60-65 भी नहीं ला पा रहा। तो ये मेरा मानना है कि ऐसे टारगेट बना के ना जाओ। अच्छा सर तो मतलब क्या टारगेट क्या, मतलब कैसे जाए फिर एग्जाम में? कोशिश ये रहनी चाहिए कि
एग्जाम में जो क्वेश्चन मुझे आता है ना, मैं उसको सही से बनाऊं। जो मुझे नहीं आता, ठीक है, मैं नहीं बनाऊं उसको। आप मार्क्स का टारगेट बना के ना जाओ। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना मुझे आता है उसको मैं सही करके आऊंगा। अब चाहे अगर 70 ही क्वेश्चन ऐसे हो, 65 ही क्वेश्चन ऐसे हो, मैं सही करके आऊंगा, वो गलत नहीं होंगे जी। ऐसी सोच के साथ जाओगे तो आपके 90 भी सही होंगे, 95 भी सही होंगे, शायद 75 भी सही होंगे, बट ये कि हाँ आपका स्कोर बेस्ट आएगा बेटा। तो ये मेरा मानना है भाई। बाकी देखो ऐसा है कि यार कुल मिला के रिजल्ट तभी आता है जब आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। और मेहनत आप लोगों को करनी है। दिशा बेटा हम लोग लगातार आपको दे रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस के माध्यम से आ रहा हूं, बैच में बेटा मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, इंस्टा के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बच्चों के कमेंट्स पे बेटा मैं रिप्लाई करता हूं यार, है ना। तो आप लोगों के साथ बेटा कहीं ना कहीं मैं बना हुआ हूं दोस्त, है ना। आप लोग तैयारी करते रहो, रुको मत। कहीं अटकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप मारो उसको, अब आगे बढ़ो, रुकना नहीं है बेटा, लगातार चलते रहो। माइंड में जितने भी ख्याल आ रहे हैं कि यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भाई हो पाएगा। ख्यालों को गोली मारो, क्योंकि आप इनको सोचने में ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं। सोचना, ये सब चीजें ना सोचो, आप फिलहाल सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज सोचो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपको जल्दी से बेटा अपना सारा पार्ट रिवाइज करना है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। आपको फाउंडेशन निकालना है, इस बार निकालना है, जनवरी में ही निकाल देना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना बच्चों, ऑल द बेस्ट।